नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के लुधियाना में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में भारी मात्रा में लकड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरा गोदाम धू-धू कर जलने लगा। लकड़ियों का ये गोदाम फिरोजपुर रोड पर स्थित है। गोदाम में लकड़ियों के साथ प्लाई और फर्नीचर का भी स्टॉक था, जिसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। लकड़ी के गोदाम में ये आग सुबह करीब 7 बजे लगी, जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पा सके। आग की चपेट में आने से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। गोदाम के मालिक का कहना है कि दमकल कर्मी लगभग घंटे भर की देरी से मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पा सके। आग की चपेट में आने से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। गोदाम के मालिक का कहना है कि दमकल कर्मी लगभग घंटे भर की देरी से मौके पर पहुंचे, जिससे आग ज्यादा फैल गई और भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि आग आसपास की दुकानों तक नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा होता। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वाराणसी जयपुर को गोद लिया, लेकिन मोदी ने कहा कि उन्होंने जयपुर को नहीं बल्कि जयपुर गांव ने उन्हें गोद लिया है। मेरा जयपुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया। कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। पीएम ने कहा कि जब उन्हें वाराणसी से प्रत्याशी बनाया गया तब पहली बार जयपुर का नाम सुना, लेकिन संकट की घड़ी में जब यहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना। मुझे जानकारी मिली कि जयपुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पीएम ने कहा कि हमें जयपुर गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मिलकर जन्मदिन की तारीख तय करें। दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि वाह, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी हर घर की बेटी पढ़े? जयपुर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों के जन्म होने पर पेड़ लगाने चाहिए। जयपुर गांव की प्रधान दुर्गावती देवी जब भाषण दे रही थी, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए माइक ठीक किया। इसके बाद पीएम के लिए जमकर तालियां बजी। पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर गांव में जोरदार स्वागत हुआ। गांव की लड़कियों ने चंदन टीका लगाकर उनकी आवभगत की। जयपुर को पीएम मोदी ने आदर्श गांव के तहत गोद लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर गांव के लोगों ने जोरदार आवभगत की। मंच पर पीएम के पहुंचने पर लोगों ने उन्हें भारी भरकम माला पहनाई, साथ ही उन्हें चादर और तस्वीरें भी भेंट की गई। जयपुर गांव में बने मंच पर पीएम जब पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम ने सबसे पहले मंच पर रखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए। जयपुर गांव में जब एयरफोर्स के विशेष विमान से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ग्रामीणों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। हेलीपैड से आगे बढ़ते हुए पीएम ने लोगों से हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी के जयपुर गांव में आगमन को लेकर ग्रामीणों ने खास तैयारियां की थी। महिलाओं ने गांव में जगह जगह पर रंगोली बनाई। जयपुर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले हवन भी किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण इस हवन पूजन में शामिल हुए। इससे पहले वाराणसी के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपनों के बीच आकर काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। और एक प्रकार से अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। लालपुर में बुनकरों के बीच में पीएम मोदी ने कहा कि वो यहां एक सेवक और सुख दुख के साथी के रूप में आए हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं।
पीएम मोदी ने बनारसी साड़ियों की भी तारीफ की और कहा कि हर मां का सपना होता है कि बेटी शादी में बनारसी साड़ी पहने। मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। लालपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बुनकर सिर्फ कपड़े ही नहीं बुनते बल्कि समाज का ताना बाना भी बुनते हैं। जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, वैसे ही ये बुनने वाले समाज के भी ताने बाने बुनते रहते हैं। बुनकरों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के जरिए कम लागत से ज्यादा लोग आजीविका चला सकते हैं। लालपुर में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी शहर बोस्टन में एक गली का नाम बनारस स्ट्रीट है, जहां पर विद्वान प्रोफेसर्स रहते हैं और बोस्टन की इस गली में बनारस की तरह गुरु शब्द की गूंज भी सुनाई पड़ती है। लालपुर में जब पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो हर हर महादेव, भारत माता और मोदी के जमकर नारे लगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में यूपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि व्यापार केंद्र शहर से बाहर इसलिए है क्योंकि शहर के पास जमीन नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। वाराणसी के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापार केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मौजूद कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि व्यापार केंद्र में 147 करोड़ निवेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंद पड़े सहकारी बैंकों के लिए 2375 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी के 16 जिलों में बैंकों के बंद होने से लोगों को नुकसान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के लालपुर में हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम भी पहुंचे और वहां बुनकरों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने घूम कर जायजा लिया। पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव ने अगवानी की। बाबतपुर एयरपोर्ट पर दोनों ने पीएम को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। लालपुर और जयपुर गांव के दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी गेस्ट हाउस लौट गए हैं। अब वो संसदीय कार्यालय भी जाएंगे, जहां जनता मिलन है और शाम में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वाराणसी के होटल ताज में पीएम नरेंद्र मोदी रात करीब 8 बजे नागरिक सम्मेलन में शरीक होंगे। ये उनका आज का आखिरी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस चले जाएंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 9:10 पर माता आनंदमयी अस्पताल जाएंगे और 10:55 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। भेलूपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का उनका प्रोग्राम सुरक्षा वजहों से रद्द कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर विवादों में हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक स्मृति ने अपनी तारीफ करने वाले विश्राम जामदार को तोहफे में नागपुर एनआईटी के अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस पोस्ट के लिए 4 नाम भेजे गए थे, लेकिन उन्हें ठेंगा दिखाते हुए स्मृति ईरानी ने विश्राम जामदार का नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 15 सितंबर को जामदार एनआईटी के अध्यक्ष भी बन गए। विश्राम जामदार ने स्मृति को लिखी एक चिट्ठी में कहा कि चंद मिनटों की मुलाकात के बाद और मेरे परिवार ने आपको असाधारण व्यक्तित्व का धनी पाया। हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऊंचे लक्ष्य हासिल करेगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक विश्राम जामदार ने अपनी चिट्ठी के साथ अपना रेज्यूमे भी संलग्न किया था और तारीफ के बदले उन्हें एनआईटी अध्यक्ष की कुर्सी के रूप में इनाम भी मिल गया। विश्राम जामदार को एनआईटी नागपुर का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जब स्मृति ईरानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए ही वो अपनी कार में बैठी और चली गई। वहीं विश्राम जामदार ने भी अपनी नियुक्ति के पीछे किसी की सिफारिश से इनकार किया है। हालांकि हर आदमी ये कहता है कि अच्छी साड़ी बनाओ तो बिके, लेकिन सवाल ये है कि अच्छी आपको पसंद आई कि नहीं आई। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबरों के बीच में पर्रिकर ने कहा कि वो कल इस्तीफा देंगे। पर्रिकर ने कहा कि वो कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद अपना पद छोड़ेंगे। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने परमिशन दे दिया इस्तीफा देने का कि आई विल रिजाइन। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और राजीव प्रताप रूडी को गोवा का सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेकर सीएम का नाम तय करेंगे।
खबर है कि मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद गोवा के विधानसभा स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर गोवा के नए सीएम हो सकते हैं। कल नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर है कि गोवा के सीएम का पद छोड़ने के बाद मनोहर पर्रिकर को यूपी से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, जिसके लिए वो 10 नवंबर को पर्चा दाखिल कर सकते हैं। लखनऊ में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पुनिया के राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने की बात कही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लग गई थी। खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाला अनिल शर्मा नाम का शख्स बिना वैध पास के पीएम मोदी के मंच पर जा पहुंचा था। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम मोदी को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। आजम ने पीएम के स्वच्छ भारत अभियान पर तंज कसते हुए ये विवादित बयान दिया। यूपी के बांदा से कांग्रेस विधायक विवेक सिंह ने कांग्रेस का समाजवादी पार्टी में विलय करने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। विवेक सिंह के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं को लेकर सख्ती दिखाई है जो कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है। मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लिस्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सत्र शुरू हो गया इसलिए लिस्ट नहीं दे सकते। कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए नेताओं की लिस्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव टाले जाने चाहिए या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाढ़ के बाद हालात सामान्य होने तक चुनाव टालने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार पर खराब राशन बंटवाने का आरोप लगा था, जिस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लोगों के पुनर्वास को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार बेहतर प्रशासक की तरह काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की 44,000 करोड़ की मांग पर केंद्र सरकार से विचार करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई आने वाले शुक्रवार को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोदावरी नदी की सफाई को लेकर केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर फंड रिलीज करने को कहा है। अगले साल नासिक में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास अभ्यास के दौरान नेवी का एक जहाज डूब गया। हादसे में एक नौसैनिक की मौत हो गई, जबकि 4 लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 23 सैनिकों को बचा लिया गया। जहाज में कुल मिलाकर 28 नौसैनिक सवार थे। हादसे का शिकार हुआ जहाज बेड़े के जहाजों से दागे गए टॉर्पीडो इकट्ठे करने के नियमित मिशन पर था। कंपार्टमेंट में अचानक पानी भरने की वजह से जहाज डूबने लगा। सूरत में एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का प्लेन उड़ान भरने ही वाला था कि रनवे पर उसे एक भैंस टकरा गई। भैंस के टकराने से इंजन में खराबी आ गई। गनीमत रही कि पायलट को भैंस के टकराने का पता चल गया और फ्लाइट रोक दी गई। प्लेन में करीब 150 यात्री सवार थे जो हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी भूस्खलन से हवाई बंद हो गया। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहाड़ के मलबे के साथ पेड़ टूटकर नीचे गिरते हुए दिखाई दे। पहाड़ पर बने हाईवे के ऊपर से काफी देर तक मलबा गिरता रहा। मलबे के साथ कई पेड़ भी टूटकर गिरे। गनीमत रही कि नीचे हाईवे पर कोई इस मलबे की चपेट में नहीं आया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भूस्खलन वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बटोटे डोडा हाईवे बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। हरियाणा के जिंद में बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने आते ही व्यापारी पर बंदूक तानी और फिर गोली मार दी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के दम पर हत्यारों की तलाश कर रही है। बिहार के औरंगाबाद में पैक्स चुनाव के दौरान 2 गुटों में झड़प के बाद जमकर बवाल हुआ। इसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। बोगस वोटिंग की बात करते हुए एक गुट के लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। लोगों के पथराव में एसपी और एसडीपीओ समेत 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए। दिल्ली में देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। आईटीओ के पास कार बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई। जोरदार टक्कर से कार के परखच छोड़ गए। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार लक्ष्मीनगर की तरफ से आ रही थी। दोनों कार सवार नशे में थे। दिल्ली के बदरपुर इलाके में स्कूटी सवार 3 बच्चे नहर में डूब गए। आसपास के लोगों ने 2 बच्चों सचिन और गणेश को नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन शिवम नाम के बच्चे का पता नहीं चला।
नोएडा में रॉन्ग साइड चल रही एक कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में केंद्रीय विद्यालय की बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मामूली विवाद में एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया। चाकू लगने के बाद जख्मी लड़के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली के शकरपुर में हुई ज्वेलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के छोटे भाई ने ही 40 लाख की सुपारी देकर यह हत्या करवाई थी। हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश को एक पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के डबरा में किसान की हत्या पर हंगामा मच गया। गुस्साए किसानों ने गल्ला मंडी के मेन गेट पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके अपराधी सुनसान रास्ते में लोगों के गले की नस दबाकर उन्हें बेहोश कर देते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ज्वेलरी और दर्जनों मोबाइल भी बरामद किए गए। ये बदमाश ज्यादातर महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से पुलिस ने 77 साल के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। ये शातिर फर्जी दस्तावेजों की मदद से जज और स्टेशन मास्टर के पद पर भी काम कर चुका है। धनीराम मित्तल नाम का ये शख्स फर्जी लेटर बनाकर हरियाणा के झज्जर में 2 महीने तक जज रह चुका है। इस दौरान इसने 2700 बेल के आदेश भी दिए। वकालत की पढ़ाई कर चुका ये शख्स पहले भी 21 बार जेल जा चुका है। कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो कि खुद को खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताकर लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने इसके पास से लाल बत्ती लगी कार भी जब्त की है। मध्य प्रदेश के सतना में लोकायुक्त ने सिंचाई विभाग के 4th क्लास कर्मचारी के घर छापा मारा। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। यूपी के शामली में 2 छात्राओं ने निजी स्कूल के एक टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रों के परिजनों ने जब स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की तो वो उल्टा परिजनों पर ही बरस पड़े। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। हेमा मालिनी ने वृंदावन के कार्तिक महोत्सव में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 बाल अपराधियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की सजा सुनाई गई है। बच्चे ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही अपनी जिंदगी भी सुधार रहे हैं। इन बच्चों की बाइक चोरी और दूसरे मामले में गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश सरकार के चुआमार अभियान से संत समाज नाराज हो चुका है। संत समाज के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने इस अभियान का विरोध जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दिला दी। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि चूहा भगवान गणेश की सवारी है, इसीलिए इससे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। दरअसल एमपी सरकार ने करीब 30,000 चूहों को मारने के लिए सरकार ने 55 लाख रुपए का बजट बनाया है।